हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारा बीएससी थर्ड सेम का फर्स्ट चैप्टर अल्कोहल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हमारा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि हम मेनली कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ अल्कोहल, सेकंड है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेनली जो बात करेंगे वो फर्स्ट होगी हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ, सेकंड होगी हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल, एंड जो थर्ड होगा वो होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। थर्ड जो चीज़ आएगी वहाँ पे आएगी हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और नेक्स्ट थिंग है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मेन टॉपिक्स होंगे ये होंगे जिनके हम डीपली यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो हम फर्स्ट हमारा स्टार्ट करते हैं अल्कोहल के टाइप से, टाइप्स ऑफ अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल का जनरल फार्मूला देखें तो जनरल फार्मूला हमारे पास होता है ROH। यहाँ पे जो ये R ग्रुप है ये हमारा कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, और ये जो OH ग्रुप है ये हमारा होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, तो टाइप से अगर बात करें तो जो टाइप है वो मेनली डिपेंड किस पे करेगी, हमारे अल्काइल ग्रुप पे डिपेंड करेगी। जैसे जैसे हम अल्काइल ग्रुप को चेंज करते जाएंगे हमारे पास क्या होगा, अल्कोहल के टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा, हमारे पास जो OH होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ऐसे अगर हमारे पास इस अल्काइल ग्रुप में OH के अमाउंट अगर हम 2 कर देते हैं तो वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहला जाएगा। ऐसे जैसे जैसे हम हमारे पास OH के नंबर इंक्रीज़ करते जाएंगे हमारे पास जो अल्कोहल के टाइप्स हैं वो क्या होते जाएंगे, इंक्रीज़ होते जाएंगे। यहाँ हम मेनली जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में हम यहाँ मेनली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्कोहल होगा वो कैसा कैसा हो सकता है, प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है, और टर्शरी अल्कोहल हो सकता है। प्राइमरी मीन्स क्या है, हमारे पास जो OH होगा वो केवल एक अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा। थर्ड हमारे पास सेकेंडरी में क्या होगा, जो हमारे पास कोई भी OH है वो 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा। और थर्ड में क्या होगा, जो हमारा OH है वो 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा। ये तीनों अल्काइल ग्रुप हमारे सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ अल्कोहल। सेकंड हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को पढ़ने से पहले हमें एसिडिक बताना पड़ेगा कि एसिडिक क्या होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ बताने से पहले हम एसिडिक पढ़ेंगे कि एसिडिटी होती क्या है। तो एसिड बेस केमिस्ट्री में एसिडिटी और बेसिसिटी को डिफाइन करने वाले हमारे पास 3 साइंटिस्ट आए थे। 3 में से जो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं वो कौन सा है, अरीनियस, जिसने अपनी अरीनियस थ्योरी दी थी। अरीनियस क्या बताता था कि जो भी कंपाउंड हमारे H पॉजिटिव डोनेट करता है वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, और जो OH नेगेटिव डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, ये किसने बताया था, हमें अरीनियस ने बताया था। इसीलिए इस थ्योरी का नाम भी क्या रखा गया, अरीनियस थ्योरी, कि H पॉजिटिव डोनेट करने वाला क्या होगा, एसिड होगा, और OH नेगेटिव डोनेट करने वाला क्या होगा, बेस होगा। ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। विदाउट सॉल्वेंट हम एसिड और बेस को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई कंपाउंड होगा जब वो वाटर में डिज़ोल्व होगा या फिर वाटर किसी भी सॉल्वेंट में जब हम उसे डालेंगे तभी वो क्या करेगा, अपने वहाँ पे आयंस को अपने आयंस में डिसोशिएट होगा, और तभी हम उसे देख सकते हैं कि उसने H पॉजिटिव दिया है या फिर OH नेगेटिव डोनेट किया।
जो नेक्स्ट हमारे पास एसिड बेस केमिस्ट्री में साइंटिस्ट थे वो कौन थे, ब्रोंस्टेड और लोवरी। इन्होंने क्या बताया था कि जो भी कंपाउंड हमारा H पॉजिटिव डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, और जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है। थर्ड जो आए थे वो थे हमारे पास लेविस, और इन्होंने क्या थ्योरी दी थी, इन्होंने लोन पेयर बताया था कि जो लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा वो कहलाएगा हमारा बेस, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एसिड। ठीक है। जो मेनली हम यहाँ डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो हमारे पास लेब्यूस बेस पे होता है, लेब्यूस थ्योरी हम यूज़ करते हैं। क्या देखते हैं उसमें कि जिस भी कंपाउंड ने, कोई भी एक कंपाउंड है उसने अपने लोन पेयर क्या करें, डोनेट करें, और किसी दूसरे कंपाउंड ने वो लोन पेयर क्या करे हैं, एक्सेप्ट करें हैं। तो ये जो ए है वो हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और जो बी है वो हमारा क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कैसे क्या होगा कि कोई हमारे पास H एक कंपाउंड है, ठीक है, वो क्या होता है, डिसोशिएट होने के बाद H पॉजिटिव और A नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाता है। अगर हमारी कंडीशन कैसी है, इक्विलिब्रियम में है और रिवर्सिबल है, तो यहाँ से अगर हम इसका K इक्विलिब्रियम अगर निकालते हैं तो K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है। तो यहाँ से जो हमने K इक्विलिब्रियम निकाला है इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोशिएशन, एसिड डिसोशिएशन कांस्टेंट। इसे हम क्या बोलेंगे, एसिड डिसोशिएशन कांस्टेंट। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हमारे पास A नेगेटिव अनाइन के। ये जो A नेगेटिव अनाइन है ये हमारे पास क्या है, एक तरह से कंजुगेट बेस कह सकते हैं, या फिर हमारे पास क्या है, ये अनाइन है। तो जो हमारी एसिड डिसोशिएशन कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, अनाइन की स्टेबिलिटी पे। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव आयन के, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन के। इसका मतलब क्या है, यदि हमें किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को चेक करना है कि वो एसिडिक है या नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, वहाँ पे उससे बनने वाला जो कंजुगेट बेस होगा उसकी स्टेबिलिटी को वहाँ पे चेक करेंगे। अगर वो स्टेबल होगा तो हमारे पास जो एसिड है वो क्या, जो भी हमारे पास जो कंपाउंड है वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर में होगा। नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पे फैक्टर आते हैं कि हम ये स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन को चेक कैसे करेंगे, कि हमें बताना है कि कौन सा हमारे पास स्टेबल है अनाइन और कौन सा अनाइन स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन को अफेक्ट करने वाले हमारे पास कुछ फैक्टर हैं। ये फैक्टर हमेशा हमें सीरीज़ वाइज ही देखने हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है फैक्टर साइज, सेकंड फैक्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड फैक्टर है हमारे पास रेजोनेंस, फोर्थ फैक्टर है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। ये चारों फैक्टर हमें क्या करने हैं, सीरीज वाइज ही देखने हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव चेक करें, बाद में फिर हम उसका इंडक्टिव चेक करें, फिर हम उसका साइज चेक करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फर्स्ट हमें जो कंपाउंड दिया उसका साइज़ देखना है, साइज के बेसिस पे उसे कंपेयर करना है। सेकंड हमें उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है, थर्ड हमें उसकी रेजोनेंस चेक करना है, फोर्थ हमें उसका क्या करना है, इंडक्टिव इफेक्ट को चेक करना है। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहले हम इसे समझ लेते हैं कि साइज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो साइज का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पास, जैसे जैसे हमारे पास अनाइन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास जो अनाइन है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। मीन्स साइज हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अनाइन की स्टेबिलिटी। ऐसा क्यों होगा कि हमारे पास जितना बड़ा अनाइन है उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। इसका रीज़न क्या होगा कि जैसे हमारे पास कोई भी अनाइन है, अगर उसका साइज क्या है, बड़ा है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ईजिली वहाँ पे क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ये ईजिली वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैसे देखेंगे कि हमारे पास जो भी अनाइन है, अनाइन की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही वो स्टेबल होगा। ठीक है। तो ऐसे हम सारे के सारे इफेक्ट को क्या करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे। ये हम चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ हमें क्या करना है, कोई ए कंपाउंड है, ये बी कंपाउंड है, ये सी कंपाउंड है। अब हमें यहाँ पे इसी क्या चेक करनी है,
स्टेबिलिटी चेक करनी है या फिर हमें इसकी एसिडिटी को एक्सप्लेन करनी है कि कौन सबसे ज़्यादा एसिड है, कौन सबसे ज़्यादा वीक एसिड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमें यहाँ क्या चेक करना होता है, अनाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी अनाइन नहीं है, तो फर्स्ट हमारा काम क्या होगा, यहाँ से H पॉजिटिव को रिमूव करना। सभी में से हम क्या करेंगे, एक एक H पॉजिटिव को रिमूव कर देंगे और एक हमारे एक अनाइन की फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेंगे। पहला काम हमारा यही होगा कि हमें सबसे पहले क्या बनाना है, एक अनाइन यहाँ पे बनाना है। अब यहाँ पे इस अनाइन को स्टेबिलिटी चेक करेंगे, जो अनाइन हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो अनाइन की स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, साइज़ देखेंगे। साइज का कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी O पे है, ये भी O है और ये भी O है। इलेक्ट्रोनेगेटिव में कोई चेंज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा रेजोनेंस हमारे यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। रेजोनेंस कब होता है, जब हमारे पास यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होता, तो हमारा केवल एक लास्ट ही बचता है, केवल इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ हम वही अप्लाई करके देखेंगे। कैसे बताएंगे, यहाँ हमारे पास क्या है, एल्काइल चेन है लॉन्ग, यहाँ हमारे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, यहाँ हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आपको पता है क्या करता है, -I इफेक्ट लगाता है। और -I इफेक्ट फ्लोरीन और क्लोरीन सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट किसका होता है, फ्लोरीन का ज़्यादा होता है। तो ये सबसे ज़्यादा अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। इसी से क्या होगा, ये जो एनाइन होगा वो मोर स्टेबल हो जाएगा। ये एनाइन क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। तो अगर हमें सीरीज़ में अरेंज करना पड़े तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर किसका, बी का, क्योंकि इसका एनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। सेकंड अगर देखें तो किसका, सी का, क्योंकि उसके बाद ये अपना आई इफेक्ट दिखा रहा होगा, -I इफेक्ट। और सबसे लास्ट में कौन सा हमारे पास, ए, क्योंकि इसमें कोई भी -I इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉन्ग एल्काइल चेन है, आर ग्रुप है। और आर आपको पता है कैसा इफेक्ट दिखाता है, हमारे पास वो डोनेटिंग नेचर दिखाता है। और जैसे आपके पास नेगेटिव यहाँ पे है और ये और डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास एनाइन है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा और सबसे कम एसिडिक इसका नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर जिससे आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, एक हमारी लॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं, एक एग्जांपल और हम यहाँ डिस्कस करते हैं जिससे ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। एक हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग एल्काइल चेन है। ठीक है, मीन्स ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल मैंने बताया था आपको कि जब भी OH एक अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। एक हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। ये हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्यों बोला, क्योंकि ये जो OH है हमारे पास दो अल्काइल, एक ये और एक ये, दो अल्काइल ग्रुप से अटैच है। एक हमारे पास होगा टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल कैसे होगा हमारे पास, इस तरह से कि इसमें एक R ये ग्रुप, एक R ग्रुप ये, एक R ग्रुप ये। यहाँ पे 3 R ग्रुप है इसलिए हमने इसको टर्शियरी अल्कोहल बोला है। यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप है इसलिए इसको सेकेंडरी बोला, और यहाँ एक अल्काइल है इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, प्राइमरी अल्कोहल बोल दिया। अगर हमें इनकी एसिडिटी को एक्सप्लेन करना पड़े तो कैसे करेंगे, फर्स्ट हमारा सेम काम होगा। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, एनाइन की फॉर्मेशन करेंगे। कैसे फॉर्म होगा एनाइन, H पॉजिटिव को यहाँ से रिमूव करके। जैसे H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ क्या बनेगा, O नेगेटिव आयन। यहाँ भी क्या बनेगा, O नेगेटिव आयन, और यहाँ भी क्या बनेगा, O नेगेटिव आयन। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, इस नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी को चेक करना। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ हमारे पास एक लॉन्ग एल्काइल चेन है, मीन्स R ग्रुप सभी तो क्या है, सेम है। तो हम यहाँ कैसे बताएंगे कि जितनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, इंडक्टिव इफेक्ट को से यहाँ पे हम बताएंगे, क्योंकि ना तो यहाँ पे क्या है हमारे पास जो फैक्टर थे, कौन कौन से फैक्टर थे, साइज का फैक्टर था। तो साइज यहाँ पे क्या है, सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो भी सेम है, कोई चेंज नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिव में भी। रेजोनेंस है, रेजोनेंस का यहाँ पे कोई हमारे पास रेजोनेंस यहाँ पे होगी ही नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है। तो लास्ट स्टेप हमारा क्या रह गया, इंडक्टिव। तो यहाँ भी हम क्या चेक करेंगे, इसका इंडक्टिव इफेक्ट को चेक करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसे बताएंगे, एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप में यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कार्बन अपना प्लस आई लगा रहे होंगे। यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन अपना प्लस आई लगा रहे होंगे, और यहाँ भी हमारे पास 4 कार्बन अपना क्या लगा रहे होंगे, प्लस आई लगा रहे होंगे। अगर यहाँ भी हम क्या करते हैं, 4 कार्बन ही लेके चलते हैं तो कंपेयर करते हैं। चलो 4 कार्बन यहाँ है, 4 यहाँ, 4 यहाँ, सभी में क्या है, सेम प्लस आई लग रहा है।
तो अब इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा? ब्रांचिंग पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? ब्रांचिंग पे, कि जितने ज़्यादा ब्रांचिंग एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज़ होती जाएगी हमारे पास एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इंक्रीज़ होता जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन सा होगा? प्राइमरी होगा, उसके बाद सेकेंडरी होगा, उसके बाद टर्शरी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, एक लीनियर चेन है। यहाँ अगर बात करें तो 2 कार्बन हमारे पास ब्रांच बना रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 3 हमारे पास ब्रांच बन रही है। तो इस कारण से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये हमारा क्या हो जाएगा? एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो जनरल ट्रेंड में हम क्या कह सकते हैं? ये हमारी जनरल ट्रेंड हो गई एक तरह से कि अगर हमें एसिडिटी बतानी है प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल की तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सेकेंडरी होगा, उसके बाद कौन होगा? टर्शरी होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। H2O, C2H5OH, C3H7OH। अगर हमें इनका कंपेयर करना है तो पहला काम हमारा क्या है? सेम क्या करेंगे? H पॉजिटिव को बाहर निकालेंगे और क्या बनाएंगे? एनाइन बनाएंगे। यहाँ क्या बनेगा? OH नेगेटिव बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? C2H5O नेगेटिव बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? C3H7O नेगेटिव बनेगा। अब काम क्या है हमारा? इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो यहाँ देखें तो ये एक एल्काइल ग्रुप है, ये भी क्या है? एल्काइल ग्रुप है। यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है तो एल्काइल ग्रुप यहाँ कैसा दिखाते हैं? प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। यहाँ भी ये क्या दिखाएगा? प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। अब ज़्यादा कौन दिखाएगा? ये देखें तो क्या बताया हमने? जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप अगर इंक्रीज़ होते जाएंगे तो उनका प्लस आई इफेक्ट भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज़ होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई किसने दिखाया? सी ने दिखाया। अगर हम इसको सी मार्क करें, इसको बी मार्क करें और इसको ए मार्क करें तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये प्लस आई से क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल कौन सा हो जाएगा हमारे पास? ये यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है तो H2O सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? एसिडिक। फिर हमारे पास C2H5OH और फिर हमारे पास C3H7OH। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी एनाइन की। ये मोर स्टेबल होगा और ये मॉडरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने जो कंक्लूज़न अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या बता सकते हैं? जनरल हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा H2O होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? एसिडिक इन नेचर में होता है। अगर हम यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो हम H2O का कंपेरिजन भी किससे करेंगे? अल्कोहल से ही करेंगे। तो अल्कोहल के कंपैरिजन में हमारा H2O क्या होता है? मोर एसिडिक इन नेचर में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन होगा। वो क्या होगा कि अगर हम बात करते हैं किसकी? CH3OH की, H2O की और ROH। R हमारे पास कोई भी लॉन्ग चेन हो सकती है, हमारे पास प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है यहाँ पे। तो अगर इनका कंपैरिजन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो मिथेनॉल होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू किससे? H2O से। रीज़न क्या होगा? रीज़न हमारा सेम वही रूल लगा के देखेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या बनाएंगे? हम एक नेगेटिव आयन बनाएंगे। सेम यहाँ भी हम नेगेटिव आयन बना रहे हैं और यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा? कोई भी एल्काइल ग्रुप का नेगेटिव आयन हो जाएगा। हाँ सही है ये। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये प्लस आई दिखाएगा, हमें पता है। यहाँ कोई प्लस आई दिखाने वाला नहीं है। यहाँ पे हमारे पास CH3 है। ठीक है, तो CH3 का और OH का इनका जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो CH3 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कितनी होती है? 2.5 होती है। ठीक है, और यहाँ अगर हम H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो H की कितनी होती है? 2.1 होती है। मीन्स जो ये हमारा कार्बन है ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किसके कंपैरिजन से? H के कंपेयर से। तो हमने पढ़ा था, हमने हमारे रूल में देखा था, क्या देखा था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका एनाइन भी क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो वही रूल हमारा यहाँ पे लग जाएगा। क्या लग जाएगा कि हमारे पास ये जो एनाइन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। किस कारण से? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। इसीलिए हमारा जो ट्रेंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिथेनॉल का ज़्यादा, उसके बाद H2O का और उसके बाद हमारे पास जो हमारे बाकी बचे हुए एल्काइल जो एल्कोहल होंगे उनका। ठीक है, तो ये यहाँ हमारे पास क्या होते हैं? हमारी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ख़त्म होती है। हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी थी? फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हम किस में चेक करेंगे? वाटर में सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे
कि हमारे जो अल्कोहल है वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है, कैसे सॉल्युबल होंगे, ये सारा हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस पे करती है, हमारे पास इंट्रैक्शन पे डिपेंड करती है कि हमारे पास पोलर पोलर इंट्रैक्शन है या हमारे पास नॉन पोलर इंट्रैक्शन है। हमें पता है जितनी ज़्यादा पोलर पोलर इंट्रैक्शन होगी वहाँ पे क्या होगी, बेस्ट मिक्सिंग होगी, वहाँ मिक्सिंग क्या होगी, बेस्ट होगी। और अगर हमारे पास नॉन पोलर और पोलर अगर आ जाते हैं, नॉन पोलर और एक पोलर, तो वहाँ मिक्सिंग क्या होती है, पुअर मिक्सिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेन क्या बताएंगे कि जैसे अगर हमारे पास जो दो सिस्टम है दोनों अगर पोलर है तो वहाँ पे उनकी जो मिक्सिंग होगी बेस्ट होगी, इस वजह से उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि हमारे पास H2O हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, इसको हम किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, हमारे अल्कोहल के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो H2O का नेचर क्या है, पोलर नेचर है, सेम अल्कोहल का नेचर क्या है, पोलर नेचर है। तो जैसे हम पोलर पोलर को डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी जो बनेगी वो गुड सॉल्युबिलिटी होगी। यहाँ पे कैसी सॉल्युबिलिटी होगी, गुड सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, एक फैक्टर और आता है जो कि सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है, वो हमारे पास होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर इसी में हम करके देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक ROH है, O डेल्टा नेगेटिव होता है, H हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव होता है। उसके बाद हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये डेल्टा नेगेटिव होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब हाइड्रोजन क्या होता है, एक बॉन्ड फॉर्म करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनके बीच में इंट्रैक्शन कैसे हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसी कारण इनका जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अब इसके। एक हमारे पास एक है डाई अल्कोहल की चेन है, एक हमारे पास सिंगल अल्कोहल की चेन है। ठीक है, हम इसे तो यहाँ अगर इन दोनों कंपैरिजन करें तो क्या होगा, जितने ज़्यादा OH ग्रुप अटैच होंगे किसी भी चेन में, जितने ज़्यादा OH ग्रुप क्या होंगे, अटैच होंगे चेन में, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा OH ग्रुप होंगे वाटर के साथ क्या करेंगे, उतनी ज़्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। यहाँ एक OH है, यहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वाटर के साथ, यहाँ क्या होगी, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे क्या होगी, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसीलिए हमारे पास जितने ज़्यादा OH ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा उसकी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है कि जो कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन है जब वो क्या होता है, वेपोराइज फॉर्म में जाता है किसी भी जिस टेम्परेचर पे बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर वेपोराइज फॉर्म में आ जाएगा, और उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, दोबारा से सुनो, क्या होगा हमारे पास कि जो कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन वेपोराइज फॉर्म में जाता है तो जिस टेम्परेचर पे वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे H2O का बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो रूम टेम्परेचर पे H2O क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर हम इसको क्या कर दें, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर दें तो H2O क्या हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में हो जाएगा, मीन्स वो क्या हो जाएगा, वेपोराइज फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो ये 100 डिग्री सेल्सियस है ये क्या कहलाएगा, हमारे पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, और हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर क्या होगा, प्रेशर होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट को भी अफेक्ट करने वाले काफ़ी सारे फैक्टर हैं कि हमारे पास फर्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है। बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग बनता है तो मीन्स उसको ब्रेक करना क्या होगा, हार्ड हो जाएगा, और ब्रेक करने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें पोलैरिटी,
तो पोलैरिटी भी क्या करती है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट को डायरेक्टली रिलेट करती है। कैसे रिलेट करेगी कि जितना ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा, मीन्स हमारे पास पोलैरिटी होगी अगर कंपाउंड में, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगी तो उसके बीच का बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अपने आप ही उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। थर्ड हमारे पास है एक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल्स फोर्स क्या होती है हमारे पास, मेनली मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती है कि हमारे पास किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या है। मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा मीन्स उसका क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो मीन्स उसको वहाँ से बाहर करना क्या होगा, मुश्किल होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट अगर हमें चेक करना है कि वैन डर वाल्स फोर्स किस में ज़्यादा है, तो हमारे पास सेम सीरीज़ में ही हम ये अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट को चेक करेंगे कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सेकेंड हम देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम हो जाता है, अगर हमारे पास दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तो हम देखेंगे कि वो लीनियर चेन बना रहा है या फिर वो ब्रांच चेन बना रहा है। लीनियर चेन है या फिर वो ब्रांच चेन है। अगर लीनियर चेन होगी तो जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ब्रांच होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका लेस हो जाएगा। ठीक है। लीनियर चेन होने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ क्यों हुआ, क्योंकि लीनियर चेन क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, और ब्रांच चेन क्या करती है, सरफेस एरिया को कम कर देती है। तो डायरेक्टली वो रिलेट हो जाता है किससे, सरफेस एरिया से, और हमें पता है सरफेस का और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली का। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी ख़त्म होती है। अगर हम इसका एक लास्ट एग्जाम्पल देखें तो लास्ट एग्जाम्पल से हमारा और क्लियरफाई हो जाएगा कि हमने क्या देखा है। एक हमारे पास लॉन्ग चेन है Cl की, और एक हमारे पास ओनली एल्काइल चेन है। तो यहाँ अगर हम कंपेयर करें कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो इसका नेचर कैसा है, पोलर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये अल्काइल कैसा है, पॉजिटिव नेचर का है। यहाँ पे क्या है, नॉन पोलर है, कोई भी यहाँ पोलर ग्रुप अटैच नहीं है। तो हमें पता है पोलर अगर होगा हमारे पास तो पोलर H2O के साथ ये भी पोलर, और यहाँ अगर H2O होगा तो ये पोलर। तो यहाँ जो इंट्रैक्शन है वो पोलर और पोलर के बीच में है, यहाँ इंट्रैक्शन नॉन पोलर और पोलर के बीच में। तो हमें पता है पोलर में इंट्रैक्शन ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।